इसमें नहीं होती। कल अभी हम लोग आधुनिक भारत का बिहार के साथ साथ आधुनिक भारत के साथ साथ आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं। कल चंपारण सत्याग्रह हमने पढ़ा दिया अच्छे से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और क्वेश्चन लग जाएगा, बहुत आसान चैप्टर होता है। दूसरा हमने कहा कि बिहार में सत्याग्रह, यहाँ से आपको 4 पॉइंट निकल के आया जो याद करना चाहिए आपको, कि एक सर्च लाइट पेपर निकलती थी उस समय, इसने रॉलेट एक्ट का खुलकर विरोध किया। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा पेपर है जो रॉलेट एक्ट का खुलकर विरोध किया, तो सर्च लाइट। फिर हमने कहा कि 4 अप्रैल 1919 में एक सभा हुई पटना में मजरुल हक साहब के नेतृत्व में। उसमें निर्णय लिया गया कि अगले 2 दिन बाद 6 अप्रैल को क्या होगा, एक हड़ताल होगा और विनम्रता तथा उपासना का दिन घोषित किया जाएगा। उस दिन विनम्र के साथ उपवास रखने का भी व्रत लिया गया, निर्णय किया कि हड़ताल करेंगे हम लोग। फिर हमने कहा कि इसी दिन मतलब 6 अप्रैल को ही एक जुलूस पटना सिटी में निकला था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे हसन इमाम साहब। और फिर आपको 19 अप्रैल 1919 को गांधी का आगमन पटना में होता है। तो इस समय क्या हुआ कि लोगों में काफ़ी उत्तेजना थी, काफ़ी उत्साहित थे लोग कि भाई गांधी जी आ रहे हैं। तो शाम में क्या हुआ कि गांधी जी द्वारा सत्याग्रह प्रतिज्ञा पत्र पर अपना बात रखने का काम किया, स्पीच देने का काम किया कि सत्याग्रह प्रतिज्ञा पत्र किस प्रकार से होगा, आगे आप कैसे सत्याग्रही के साथ बनकर कार्य करने का काम करेंगे, यहाँ तक। अब ने हम इसके जस्ट आगे हेडिंग आपको दिया है, खिलाफत आंदोलन और बिहार। खिलाफत आंदोलन, इधर गौर से सुनिएगा, शांत रहिए, ठीक है। हम आपको ले चलते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, थोड़ा शांति होकर सुनिए कि यह आंदोलन जब हम देख रहे थे कि भारत राष्ट्रीय आंदोलन अब आगे बढ़ रहा है, गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू कर दिया गया है। और चंपारण सत्याग्रह का इंटरनेशनल, नेशनल तो प्रभाव पड़ा है, इंटरनेशनल स्तर पर भी प्रभाव पड़ रहा था। जस्ट उसके बाद हमने देखा कि विश्व स्तर पर आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसे सोचिए, एक भारत, एक बिहार और एक विश्व, 3 ही चीज़ होता है दुनिया में, यही जगह है। या फिर आपको उससे नीचे बढ़ेंगे तो स्टेट से जिला और गांव तक की बात होगा। तो यहाँ दिखाई पड़ेगा, इस आंदोलन में आपको दिखाई पड़ेगा कि विश्व युद्ध हो रहा था। 14 से 18 दुनिया का जो मैप पर देख नजर डालिएगा तो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है तो वहाँ क्या किया गया था कि तुर्की, समझ में आ रहा होगा, तुर्की जो है मित्र राष्ट्रों के खिलाफ में लड़ता है। मित्र राष्ट्र 2 गुट बना हुआ है, एक मित्र राष्ट्र है, दूसरा ध्रुवी राष्ट्र है, समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या हुआ कि मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। तो जब विजय हो गई तो क्या हुआ कि तुर्की के साथ जो सम्मान खोज रहा था वैसा नहीं मिला। दूसरा चीज़ कि खलीफा पद चलता था। खलीफा, आप समझ रहे होइएगा कि खलीफा मोहम्मद साहब के जस्ट बाद खलीफा का ही स्थान आता है, ठीक है। उनके 4 खलीफा थे ना, 4 खलीफा थे और वो बहुत शक्तिशाली पावर, धर्म के लिए वो आगे इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। तो खलीफाओं के साथ खिलाफत मतलब उसी से जुड़ा हुआ। गौर से सोचिएगा कि तुर्की का इशू है, इशू कहाँ का है, तुर्की का इशू है, और यह प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ है। अब प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप जरूर इन्वॉल्व होगा, आराम से यूरोप एशिया का बात हो रहा है। तो तुर्की के साथ, तुर्की सुल्तान के साथ और खलीफाओं के साथ, खलीफा पद को समाप्त करने की बात हो रही थी, भेदभाव किया जा रहा था और हो रहा था किसी तरीके से ये तुर्की का जो मान सम्मान प्रतिष्ठा है जो वर्ल्ड लेवल पर बनाया हुआ है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए आपको दिखाई पड़ेगा कि भारत में कहा कि तुर्की पर अपमानजनक संधि, ठीक है, क्योंकि तुर्की का जो खलीफा थे, आज अब तो नहीं माना जाता होगा, खलीफा ही मतलब को प्रधान माना जाता था। तो खलीफा पद आते आते मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या किया, 22 में समाप्त कर देने का काम करता है और फिर आधुनिक तुर्की का निर्माण हो जाता है। वहाँ पर प्रधान मानते थे। तो इसका मतलब है कि यहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनको अपना संबंध बनाए हुए थे। उनके साथ जब समस्या आया तो कहा यहाँ के जो नेता थे कि उनके साथ अन्याय न होने दिया जाए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के तहत ही भारत भी रूल और रेगुलेशन हो रहा है। तो खिलाफत को ध्यान में रखते हुए खलीफाओं के साथ जो समस्या उत्पन्न हो रहा था या तुर्की के साथ जो हो रहा था उनके प्रतिष्ठा के साथ, इसके खिलाफ ही देश में, भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती, बस एक लाइन में। और जब देश में शुरुआत हो जाएगा तो बिहार भी इसमें अलग नहीं, अछूता नहीं रहेगा। क्लियर, बस आसानी से समझिए, क्योंकि अभी आप मॉडर्न इंडिया बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जो पढ़े हैं वो अपना समझ जाएंगे। फिर क्या हुआ कि खिलाफत के ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि खिलाफत की शुरुआत हो जाती है। तो खिलाफत की शुरुआत कब होती है,
1918 में खिलाफत कमेटी बनती है और आपको मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है। तो पूछेगा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो मोहम्मद अली और शौकत अली। यहाँ तक की बात समझ में आया। खिलाफत की जो शुरुआत होती है तो यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा, ये मेजर, इसको हमेशा याद रखिएगा, 24 नवंबर 1919 को गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हो रहा है। वह है आपका दिल्ली, वर्तमान दिल्ली में ही है। यहीं पे असहयोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। यहाँ पे पूछेगा कि असहयोग प्रस्ताव कहाँ पेश किया गया था, तो आपको खिलाफत सम्मेलन दिल्ली में, आप आराम से बता देंगे दिल्ली में हुआ है, बस सुनते चलिए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ भारत पर अगर हो रहा है तो हमें आपको लाना है बिहार, समझ में आ रहा होगा। तो जब बिहार की बात करेंगे तो 16 जनवरी को क्या हुआ कि 16 जनवरी 1919 में, जस्ट अगले साल, कि हसन इमाम की अध्यक्षता में खिलाफत या खलीफा के प्रति लोगों में एक जनमत संग्रह कराया गया कि खलीफा पद होना चाहिए। खलीफा जो हम लोग से जुड़े हुए धार्मिक सिंबल है उसको बरकरार रहने की आवश्यकता है। फिर एक लाइन वहाँ से आया बिहार के परिप्रेक्ष्य में। फिर हमने दूसरा कहा कि इसी समय आपको बिहार में दिखाई पड़ेगा कि शांति उत्सव, एक सम्मेलन मनाने की बात हुई। तो जब ये उत्सव मनाने की कहाँ पर बात हुआ, अंजुमन इस्लामिया हॉल सभा पटना में हो रहा था। और यह किसके सभापतित्व में, अध्यक्षता में हो रहा था, मौलाना शाह रशीदुल हक, मौलाना शाह रशीदुल हक। जब यह शांति उत्सव के लिए एक सभा बुलाई गई थी इस्लामिया, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, तो वहाँ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मुद्दा कहाँ होगा, चर्चा किस चीज़ पर होगा, खलीफा के पद पर। खिलाफत इशू क्या है, खिलाफत ही तो है। तो यहाँ पे इसमें शामिल हुए थे राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम शाह, ठीक है, शामिल हुए थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शांति उत्सव को आगे देखेंगे कि उत्सव मनाने के लिए इसको हुआ कि बड़े स्तर पर इसको मनाया जाए। बात हुआ कि इसको बड़े स्तर पर शांति उत्सव के रूप में मनाया जाए। इससे एग्री नहीं करते थे आपको मौलाना कलाम आज़ाद, ठीक है। तो रांची में उन्होंने इसका विरोध किया। यहाँ पे लिखा है रांची में अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसका उत्सव का विरोध किया। पूछेगा कि खिलाफत के रिलेटेड जो उत्सव मनाया जा रहा था या शांति उत्सव मनाया जा रहा था, उसका विरोध किसने किया। और वहाँ देखिए, अब तुरंत देखेंगे अब्दुल कलाम आज़ाद, तो कहेंगे नहीं ये तो किए ही होंगे, सपोर्ट ही किए होंगे, सबका तुरंत नज़र पड़ जाएगा कि नहीं इनको तो नहीं हम करेंगे, कोई ना कोई हिंदू लीडर होगा यहाँ पे, क्योंकि आपका माइंडसेट बन चुका है, माइंडसेट बढ़ चुका है। अभी जो वर्तमान मानसिकता है, अगर कुछ मतलब कोई भी हो समस्या उत्पन्न हो जाए तो तुरंत आप क्या करेंगे कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर लेते हैं। ये चीज़ होता है, आपका माइंड ऐसा वास कर दिया गया है। तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मानसिकता पहले से प्रिपेयर हो चुका है। तो उन्होंने क्या किया, रांची में अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसका विरोध करने का काम किया। यहाँ तक की बात हमने समझाया, कोई दिक्कत नहीं। 24-25 अप्रैल 1919 का डेट फिर से याद रखिएगा, 24-25 अप्रैल 1919। जो खिलाफत आंदोलन के नेता थे शौकत अली पटना में आते हैं और असहयोग कार्यक्रम पेश करते हैं, ठीक है। जब असहयोग कार्यक्रम का पेश किए तो उसमें कुछ समर्थन करने वाले लोग होंगे। तो समर्थन करने वाले में राजेंद्र प्रसाद, शाह मोहम्मद, नूरुल हसन और मजरुल हक साहब थे। फिर यहाँ भी क्वेश्चन आपको गौर से देखना चाहिए कि शौकत अली जब पटना में आए और असहयोग कार्यक्रम पेश किया, उसमें समर्थन करने वाले नेता कौन कौन थे। समर्थन करने वाले नेता कौन कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद, शाह मोहम्मद, नूरुल हसन और मजरुल हक। इतना आप याद रखिएगा। कहा कि इसमें विरोध कौन कर रहे थे, तो दो आदमी का नाम याद रखिएगा, विरोध कर रहे थे हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा। हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा, यहाँ तक की बात हमने आपको समझाया। तो यह खिलाफत जो और खिलाफत, अब देखेंगे कि खिलाफत को जन जागरूक बनाने के लिए बिहार में भी बहुत सारे नेता इसमें सक्रिय होकर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। समझ में आ रहा हो, हम लोग खिलाफत आंदोलन को देख रहे हैं। हमने कहा कि जब खिलाफत का विरोध किसने किया था, हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा ने। यहाँ तक की बात हमने बताया। फिर हमने कहा कि 6 अप्रैल 1920, हाँ 19 मार्च 1920 का एक डेट दिया है
इसमें आप देखेंगे कि मौलाना आज़ाद और शौकत अली ने क्या किया कि देशव्यापी एक हड़ताल रखा। ठीक है, एक डेट हमने लिखा 19 मार्च 1920 को मौलाना आज़ाद और शौकत अली इन्होंने क्या किया कि देशव्यापी एक हड़ताल का निर्णय किया। तो यहाँ जब निर्णय होगा देश स्तर पे तो इसका असर क्या होगा, भारत बिहार पर भी पड़ेगा। तो वहाँ भी इस आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी नेता थे उन्होंने कहा कि हम यहाँ भी फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक की बात समझ में आ गया होगा। फिर 6 अप्रैल 1920 एक डेट है, 6 अप्रैल 1920 में क्या हुआ कि पटना में एक सभा का आयोजन किया गया था। और यह आयोजन जब हुआ सभा का तो इसमें दिखाई पड़ेगा कि कुछ लोग शामिल थे, मजरुल हक, केबी दत्त और सरफराज हुसैन और एस शमी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मिला और कहा कि एक सप्ताह का एक कार्यक्रम हम लोग बनाएंगे, क्योंकि हमें खिलाफत आंदोलन को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जब 6 अप्रैल 1920 को मीटिंग हो रही थी या सभा हो रही थी, उस समय खिलाफत के प्रमुख नेता आए तो कौन थे, शौकत अली। कहाँ आए तो पटना आए, कहाँ आए हैं तो पटना आए। समझ में आ रहा होगा, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर आगे क्या होता है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में खिलाफत से रिलेटेड बिहार प्रदेश कमेटी और बिहार प्रादेशिक सभा की कमेटी ने 3 सदस्यीय उप समिति बनाया था, जिसमें आपको दिखाई पड़ेंगे शौकत अली, मौलाना आज़ाद और हाजी छोटानी। ठीक है, एक कमेटी बनाया बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और प्रादेशिक कमेटी ने, जो बिहार से रिलेटेड था। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, उसमें आप ध्यान रखेंगे शौकत अली, मौलाना आज़ाद और हाजी छोटानी को। इनके नेतृत्व में क्या हुआ कि एक कार्यक्रम बनाना था। ठीक है, और वह कार्यक्रम के तहत तय हुआ कि 1 अगस्त को हम लोग क्या करेंगे कि खिलाफत दिवस के रूप में मनाएंगे। फिर हमने कहा कि खिलाफत से रिलेटेड जब खिलाफत की समस्या नहीं सॉर्ट आउट हो रहा था, वह तुर्की की इशू था, लेकिन भारत में क्या हुआ कि इससे रिलेटेड कुछ लोगों ने क्या किया कि त्याग पत्र देने का काम किया। बिहार में आपको दिखाई पड़ेगा कि नूरुल हसन पहले देखते हैं पटना के फुलवारी शरीफ के थे शाह बदरुद्दीन साहब। उन्होंने क्या किया कि शमसुल उलेमा की उपाधि जो दी गई थी उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। पूछेगा यहाँ से कि कौन ऐसे खिलाफत से जुड़े हुए नेता हैं जिन्होंने शमसुल उलेमा की उपाधि का त्याग दिया, तो शाह बदरुद्दीन साहब थे। यहाँ तक की बात आप आसानी से कर सकते हैं। फिर कहा कि किसने, आपसे पूछेगा या मैचिंग भी दे सकता है कि प्रांतीय विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया, तो नूरुल हसन साहब ने प्रांतीय विधानसभा से। सुने रहिए गौर से, जब सुना हुआ चीज़ होता है तो एग्जैक्ट आप सही कर लेंगे, गौर से सुनिए। फिर हमने कहा कि आगे देखेंगे के शाह सुलेमान अवैतनिक दंडाधिकारी थे, जिसने अपने पद से त्याग देने का काम करता है। और मोहम्मद जुबैर साहब, इसने क्या किया कि मुंगेर में वकालत छोड़ दी, कही कि खिलाफत के साथ क्या हो रहा है कि ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है कि अत्याचार कर रही है, न्याय कर रही है। यहाँ तक हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसी क्रम में आपको दिखाई पड़ेगा कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। अधिवेशन का मूल मोटिव था कि खिलाफत आंदोलन को चलाया जाए। ठीक है, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इस अधिवेशन में निर्णय लिया खिलाफत आंदोलन चलाने का। कलकत्ता का विशेष अधिवेशन 1920, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके अध्यक्ष है लाला लाजपत राय, विशेष अधिवेशन का लाला लाजपत राय। और फिर क्या हुआ कि नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन चलाने की पुष्टि कर दी। और यहाँ से खिलाफत और असहयोग आंदोलन एक होकर आगे बढ़ने का काम किया। और दोनों आंदोलन का नेतृत्व माननीय गांधी जैसे महान पुरुष के हाथों में आ जाएगा और फिर यह आंदोलन आगे बढ़ने का कार्य करेगा। हेडिंग लगाइएगा असहयोग आंदोलन और बिहार। हम लोग असहयोग आंदोलन और बिहार देखने जा रहे हैं। ठीक है, खिलाफत के हमने देखा था कि किस प्रकार से खिलाफत और असहयोग का मुद्दा एक होते गया और एक होने के बाद फिर वह असहयोग आंदोलन के रूप में चलना शुरू हुआ। ठीक है, तो हमने कहा कि असहयोग प्रश्न कैसे बनेंगे, कहानी नहीं सुनना है, आप दिमाग रखिए कि प्रश्न क्या हो सकता है, बस आपको माइंड फोकस करना है। तो हमने कहा कि कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट। बस ऐसे सोचिए
कि कार्यक्रम हो रहा है तो कलकत्ता अधिवेशन में पूछेगा कि असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ कहाँ, तो कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, पहली बार इसको गांधी ने दिल्ली खिलाफत सम्मेलन हो रहा था वहाँ पे चर्चा किया था, लेकिन कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। पहला लाइन जो क्वेश्चन का एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कथा कहानी की बात नहीं होती है। आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन होगा। फिर हमने कहा कि कलकत्ता का ये विशेष अधिवेशन था, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा कि यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा एक लाइन कि CR दास इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अंत में क्या हुआ कि इसका पुष्टि करने का काम वही करते हैं नागपुर में। 1920 में नागपुर महाराष्ट्र में जाएंगे तो पहले कलकत्ता को ध्यान रखिए, फिर महाराष्ट्र को इसे जोड़ लीजिएगा। नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि हो गई और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। दो लाइन निकला हमारे एग्जाम के पॉइंट्स। फिर कहा एक तीसरा बात आएगा, आपको हो सकता है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दे दे, तो कंसेप्ट बेस्ड कहा कि यह असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कैसा था। तो कार्यक्रम दो प्रकार का था, एक रचनात्मक कार्यक्रम था और एक विरोध का कार्यक्रम था। तो रचनात्मक कार्यक्रम में देखिएगा कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, स्वदेशी उद्योग की बात कर रहे हैं, स्वदेशी शिक्षा केंद्र की बात हो रही है, एग्जैक्ट पॉइंट का बात, क्योंकि मैं आपको ये शैली विकसित करना चाहता हूँ एज इट इंटरव्यू के समय, या टू दी पॉइंट लिखेंगे जब मेंस हो या फिर मतलब BPSC का मेंस हो या UPSC, एग्जैक्ट बात कहेंगे तो उनको लगा कि इनको ज़्यादा कथा कहानी बनाने नहीं आता है, उतना ही बात कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स की एक लक्षण होता है कि बहुत नेता की तरह भूमिका नहीं बनेगा, वो एग्जैक्ट बात बोले कम बोलेगा। आप जितने ब्यूरोक्रेट से मिले होंगी या होंगे, वो IAS हो IPS हो वीडियो हो, बहुत कम बोलते हैं, एकदम जो बताएंगे आप सर्टिफाइड कर देंगे। तो वही चीज़ आपको रिटेन में भी आना चाहिए। तो यहाँ पे हम पूरा कहानी बनाने लगे तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा। हमने कहा कि कार्यक्रम तो दो प्रकार का कार्यक्रम है, एक रचनात्मक और दूसरा विरोध का। तो हिंदू मुस्लिम एकता, तिलक कोष के लिए धन का इकट्ठा करना, 1 करोड़ से अधिक रुपया चंदा कलेक्शन हो गया था इसमें। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा देना। समझ में आ रहा होगा, हस्तकरघा जो पावरलूम नहीं होता है, हैंडलूम, पावरलूम, हाँ हैंडलूम, जो बनारस में साड़ी उड़ी जो चरखा समझिए, गांधी का चरखा रखा हुआ है। और दूसरा था विरोध का। विरोध कैसा, तो हम बहिष्कार करेंगे, ठीक है, उपाधियों का त्याग कर देंगे, बच्चे हमारे जो है इस देश का विद्यालय जाना बंद कर दें, विधानसभा में जाना लोग छोड़ देंगे, स्कूल छोड़ देंगे, विधानसभा में जाना छोड़ देंगे, अगर उनका कोई काम हम काम करना छोड़ देंगे, असहयोग करेंगे। जब असहयोग करेंगे तो उनको फुटबैक पे आना होगा, हमारे मांग को मानना पड़ेगा। आज भी किसान अगर चाह रहा है असहयोग तो कर रहा है, शांति तरीके से। देखिए कि मतलब है कि वो कोई हिंसा नहीं फैला रही, सरकार को बात मानना पड़ेगा, उनके साथ बैठ के मीटिंग करना होगा। आज भी देख ली, असहयोग की ही एक तरीका है कि किसान अपने जो सरकार ने रूल बनाया, आज ही देखिए कि ब्रिटिश सरकार एक उस समय थी 47 तक, भारत वर्तमान सरकार की एक कृषि से रिलेटेड कानून बना दी, और वह उस कानून का कुछ क्लॉज ऐसा है जो कि किसानों के अहितकारी लग रहा है। सारे किसान संगठन ने क्या कि उसको कहते हैं प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह, ठीक है, उसने कहा कि हम सरकार के खिलाफ इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, शांति तरीके से करेंगे। वही चल रहा है आपका। और सरकार क्या कर रही है कि डेलीगेशन बना के उसके साथ वार्ता कर रही है। तो इस तरीके से यहाँ जब होगा आगे चल के तो दिखाई पड़ेगा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब होगा, सेकेंड राउंड टेबल, गांधी जब उसमें जाएंगे, राजपूताना नाम का जहाज से जब पहुँचेंगे तो कहेगा वहाँ का जो डिजेल, क्या नाम है उसका, चर्चिल, कि ये जो है अर्धनग्न फकीर, उसने कहा था कि मेरे फेडरर आके बात कर रहा है, उनकी मजबूरी हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ दो तरीके के हमारे जो राष्ट्रीय लीडर थे, दो प्रकार के कार्यक्रम को निर्धारित कर दिया। बस आसान से समझिए इस चैप्टर को। फिर हमने कहा कि आखिर आपके मन में आया होगा कि इसका पृष्ठभूमि कैसे बन गया, क्या रीजन था, कारण क्या था कि असहयोग आंदोलन पर गांधी को आना पड़ा। जो गांधी आपको दिखाई पड़ेगा कि अंग्रेजों की जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था तो सहयोग कर रहे हैं, भारत को कह रहे हैं कि आप इनको मदद कीजिए सेना के रूप में, राजस्व के रूप में। वह व्यक्ति असहयोगी कैसे हो गया, क्या कारण था, रीजन क्या था, उसका पृष्ठभूमि हम लोग चेक किया तो पाया प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने साथ दिया था।
अंग्रेजों को जो इच्छा था कि कुछ मिलेगा वह मिलने का काम नहीं हुआ। दूसरा कहा कि खिलाफत का मुद्दा, एक बहुत बड़ा वर्ग मतलब हमारे देश के जो साथ लेके चलने वाले हैं मुसलमान समाज या इस्लाम के जो फॉलोअर थे उनकी मुद्दा थी खिलाफत। अगर गांधी पार्टिसिपेट कहा कि खिलाफत के मुद्दा ने गांधी की शाख को बट्टा लगा दिया, ऐसा नहीं, वो दूर दृष्टि से सोच रहे थे। और ये बट्टा लगाने वाला बात कहेगा तो कोई ब्रिटिश हिस्टोरियन ही होगा, भारत की हिस्टोरियन क्यों लिखेगा। तो यहाँ बैलेंस आपको लिखना पड़ेगा कि खिलाफत को चुनने का एक ही था कि हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है वह मजबूत हो जाए। और खिलाफत आंदोलन या असहयोग समाप्त होने के बाद अब देखेंगे कि देश में सांप्रदायिक दंगे 23-24 से जो शुरू होता है वह आज़ादी के समय ही समाप्त होता है। तो यहाँ से आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा कि आप ब्यूरोक्रेट्स होके जाएंगे छोटे छोटे बात पे। अब देखते हैं ना कि तुरंत टेंशन हो जाता है। तो फिर क्या हुआ कि आगे देखिए कि 20 अगस्त 1917 का दिन है कि भारत मंत्री मॉन्टेग्यू ने क्या की घोषणा, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र जारी किया। और घोषणा पत्र को आधार बनाते हुए जो चेम्सफोर्ड था यहाँ का वायसराय, उसने एक सुधार का चेम्सफोर्ड सुधार कि हम सुधार करेंगे। यहाँ पे सुधार करने की बात जब रखी तो उसमें था कि स्थानीय संस्थाओं मतलब जो पंचायती राज वाला संस्था है उस पर वाय हस्तक्षेप जो है उसको हटा दिया जाए और इसका राइट्स जनता को दे दिया जाए, एक बात। दूसरा कहा कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन। दूसरी बात कहा तो पूछेगा कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन कब, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम से। कहाँ घोषणा हुई, तो वायसराय चेम्सफोर्ड के सुधार में। हो सकता है ऐसे भी आपको लिख दे कि चेम्सफोर्ड सुधार में यह निम्नलिखित बातें थे 1 2 3 4, आप देख लीजिएगा। तीसरा कहा ब्रिटिश संसद और भारत सचिव का नियंत्रण कम होगा। जो ब्रिटिश संसद है और भारत सचिव है, भारत पर जो ज़्यादा नियंत्रण है उसको कम कर दिया जाएगा। चौथा कहा कि केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में क्या करेंगे, मेंबर की सीटों के जो मेंबर होते हैं उसकी संख्या हम बढ़ा देंगे। यह 4 बात। फिर हमने कहा यह हमारा पृष्ठभूमि बता रहा है कि जो हम आशा रखे थे कि मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम हेल्प किए थे कि हमको सरकार अपना खुद उत्तरदायी का शासन देगी, स्वशासन देगी। स्वतंत्रता की तो बात बहुत आगे की बात होगी, लेकिन यह कुछ मिल नहीं रहा है। दूसरा आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में काफ़ी आर्थिक खर्च हुआ होगा, किसानों की समस्या हो गई होगी। और दूसरी तरफ क्या किया कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के खिलाफ में कानून बनाने का निर्णय करता है। तो यहाँ पे देखिएगा हाँ, यहाँ पे देखिएगा 19 अगस्त 19 हसन इमाम की अध्यक्षता में 29 सही करें 29 अगस्त 1918 ये जो एक डेट है, हसन इमाम की अध्यक्षता में मुंबई में क्या हुआ कि एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। क्यों बुलाया गया भाई, तो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की हम आलोचना करेंगे, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बना सकता है कि हसन इमाम साहब की अध्यक्षता में किस जगह पे एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, तो मुंबई में या बम्बई में। ठीक है, क्यों बुलाया गया, तो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की सुधार का विरोध करने के लिए, उसकी आलोचना करने के लिए। कारण क्या है कि हमारे अनुकूल नहीं है। यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने आपको लिखा कि सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक रॉलेट कमीशन बना। रॉलेट एक्ट के नाम से आप लोग जान रहे होंगे। तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट कानून बना। यह जो कानून था काला कानून के नाम से जाना जाता है। काला कानून था, समझ में आ रहा होगा। जब काला कानून बना तो इसी समय आपको दिखाई पड़ेगा कि गांधी ने कहा कि हम इस कानून को विरोध करेंगे, और उस विरोध का दिन उसने क्या किया कि 6 अप्रैल को निर्धारित कर दिया था। 6 अप्रैल को निर्धारित कर दिया था। अभी जो काला कानून बन रहा है और जो प्रतिकूल परिस्थिति हो चुका है, इसलिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिखाई पड़ेगा कि बिहार के जो बड़े बैरिस्टर साहब थे, वो हसन इमाम साहब की अध्यक्षता में इंग्लैंड के लिए एक शिष्टमंडल जाता है। समझ में आ रहा होगा। इसके जस्ट बाद आपको दिखाई पड़ेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। इधर से चलना, ये बाद में लिखे ना इसको, हाँ ये बाद में लिखे, देख लेने दीजिए 1 मिनट। थे कि 6 अप्रैल को गांधी जी ने
रॉलेट एक्ट कानून का विरोध करने का टाइम निर्धारित किया था। इससे जस्ट आप आगे बढ़ेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि उसी पर्पज से आपको हसन इमाम साहब के नेतृत्व में पटना में एक जुलूस बुलाया गया और जुलूस में इतने लोग पहुंच गए, काफ़ी लोग संख्या में काफ़ी पहुंचे हुए थे, तो उनको क्या करना पड़ा कि उस जुलूस में संख्या बल के कारण ही गंगा के किनारे ले जाना पड़ा और उस सभा की अध्यक्षता हसन इमाम साहब कर रहे थे और वहाँ पे जो भाषण दिया गया उसमें बहुत सारे नेता, तो इसमें दिखाई पड़ेगा कि राजेंद्र प्रसाद थे, मजरुल हक, चंद्रवंशी सहाय और मित्रलाल, ये लोग भाषण दे रहे थे जनता के समक्ष। यहाँ तक की बात हमने आपको समझाया। फिर भारत स्तर पर आप देख रहे हैं कि 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 का जो डेट है जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जाना जाता है, काला दिन है भारतीय इतिहास में। हुआ क्या कि इस दिन डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया था। कारण यही था कि दोनों को गिरफ्तार करने के कारण अमृतसर में लोग बैठना एक वो क्या कहेंगे बहुत बड़ा हॉल है, समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे लोग मीटिंग में आए हुए थे और मीटिंग में बगैर परमिशन के जनरल ओडायर ने क्या किया, गोली चलवा दिया, काफ़ी लोग मारे गए थे इसमें। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। ये आसान एग्जाम में काफ़ी बार पूछ चुका है। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत में हुआ तो संपूर्ण भारत दहल चुका था। ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा कि जो शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई आंदोलन कर रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, आप उस पर क्या करेंगे कि पुलिस बल का प्रयोग कर देंगे, शक्ति का प्रयोग कर देंगे, तो आपके सिस्टम जो सरकार है उसके खिलाफ आवाज़ उठना तय हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर ही आपको दिखाई पड़ेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि की वापस कर दिया। सर की उपाधि जो दिया गया था उसको वापस किया। शंकर नायर को याद रखिएगा कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 अप्रैल को क्या हुआ कि 1920 11 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और जब गिरफ्तार हो गया तो गांधी जी की गिरफ्तारी को लेकर पटना में भी एक सभा बुलाई गई, पटना में भी, और वह सभा की अध्यक्षता कर रहे थे आपको हसन इमाम साहब, समझ में आ रहा होगा। और इसी समय हसन इमाम साहब अध्यक्षता कर रहे थे। राजेंद्र प्रसाद के पास सत्याग्रह प्रतिज्ञा पत्र पहुंचा, गांधी जी द्वारा लिखा हुआ सत्याग्रह प्रतिज्ञा पत्र पहुंचा। इस प्रतिज्ञा पत्र के महत्व को समझाया गया इस सभा में। गांधी की गिरफ्तारी के बाद प्रतिज्ञा पत्र को समझाया गया और इस पर प्रतिज्ञा पत्र पर पहला हस्ताक्षर करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है हसन इमाम। यहाँ से और क्वेश्चन बनाना शुरू करें तो ट्विस्ट हो जाएगा क्वेश्चन। ये सब हमको लगता है कुछ किताब मार्केट में दिखाई भी नहीं पड़ेगा, आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मेंस में भी पूछा राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम इतना सोर्स आपको यहाँ इकट्ठा हो जाएगा कि आप आसानी से मेंस में लिख लेंगे। हसन इमाम साहब ने पहली बार हस्ताक्षर किया, पहला मेंबर थे। इसके बाद जो हस्ताक्षर किए थे सत्याग्रह प्रतिज्ञा पत्र पर मजरुल हक साहब थे, राजेंद्र प्रसाद थे और चंद्रवंशी सहाय थे। यहाँ तक की बात हमने आपको बताने का काम किया। इसके आगे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो बिहार में भी इसका बड़े स्तर पर असर हुआ होगा। उन्होंने भी भर्त्सना करने का काम किया। यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे और